हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। आज यूनिट 2 के विलियन पार्ट से द्रव्यीय विलयन टॉपिक पढ़ेंगे। द्रव्यीय विलयन क्या है? द्रव्यीय विलयन द्रव्यीय विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें विलायक द्रव होता है तथा विलेय ठोस द्रव तथा गैस हो सकता है, द्रव्यीय विलयन कहलाता है। इसका परिभाषा द्रव्यीय विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें विलायक द्रव होता है तथा विलेय ठोस द्रव तथा गैस हो, द्रव्यीय विलयन कहलाता है। कौन सा विलयन कहलाएगा? द्रव्यीय विलयन कहलाता है। द्रव्यीय विलयन कहलाता है। अब देखेंगे द्रव्यीय विलयन का प्रकार। द्रव्यीय विलयन 3 प्रकार के होते हैं। द्रव्यीय विलयन 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला गैस प्लस द्रव। पहला नंबर गैस प्लस द्रव। दूसरा नंबर द्रव प्लस द्रव। तीसरा नंबर ठोस प्लस द्रव। अब गैस प्लस द्रव में इसका उदाहरण होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। इसको क्या कहते हैं? सोडा वाटर। दूसरा नंबर द्रव प्लस द्रव में इसका उदाहरण एल्कोहल प्लस जल। तीसरा नंबर ठोस प्लस द्रव, इसका उदाहरण है NaCl प्लस जल। अब इसमें गैस प्लस द्रव, इसके अंतर्गत आता है हेनरी का नियम। क्या आता है? हेनरी का नियम। उसके बाद द्रव प्लस द्रव में आता है राउल्ट का नियम। इसमें राउल्ट का नियम। उसके बाद आदर्श व अनादर्श विलयन। इसके नीचे में आदर्श व अनादर्श विलयन। फिर आदर्श अनादर्श विलयन के बाद इसमें पढ़ेंगे विचलन। विचलन में धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन। विचलन में 2 प्रकार से, धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन। उसके बाद स्थिर क्वाथी। उसके बाद आ जाएगा स्थिर क्वाथी।
क्वाथी। अब ठोस प्लस, तीसरा नंबर है ठोस प्लस द्रव। ठोस प्लस द्रव में इसका जो उदाहरण है NaCl प्लस जल। इसमें इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अणु संख्या गुणधर्म। अणु संख्या गुणधर्म, अणु संख्या गुणधर्म। अणु संख्या गुणधर्म ये 4 प्रकार के होते हैं। वाष्प दाब में आनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में आनमन और प्रसरण दाब। पहला नंबर वाष्प दाब में आनमन। दूसरा नंबर क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। और तीसरा होता है हिमांक में आनमन। हिमांक में आनमन। फिर इसमें चौथा नंबर प्रसरण दाब। चौथा नंबर प्रसरण दाब। और फिर आखिरी में इसमें आ जाएगा आखिरी टॉपिक वन हाफ गुणांक। ये ठोस प्लस द्रव के अंतर्गत आएगा। तो द्रव्य विलयन 3 प्रकार के होते हैं, गैस प्लस द्रव, द्रव प्लस द्रव, ठोस प्लस द्रव। गैस प्लस द्रव का उदाहरण है CO2 प्लस H2O, इसको सोडा वाटर बोलते हैं। द्रव प्लस द्रव का उदाहरण एल्कोहल प्लस जल। और तीसरा नंबर ठोस प्लस द्रव का उदाहरण NaCl प्लस जल। अब गैस प्लस द्रव के अंतर्गत हम हेनरी का नियम पढ़ेंगे। द्रव प्लस द्रव में राउल्ट का नियम, आदर्श और अनादर्श विलयन, विचलन धनात्मक तथा ऋणात्मक। उसके बाद में स्थिर क्वाथी। ठोस प्लस द्रव में अणु संख्या गुणधर्म। अणु संख्या गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं, वाष्प दाब में आनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में आनमन। उसके बाद प्रसरण दाब, यहाँ पर प्रसरण दाब। उसके बाद में लास्ट टॉपिक रहेगा वांट ऑफ गुणांक। तो अब हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी देखेंगे हेनरी का नियम। हेनरी का नियम एक उदाहरण के द्वारा इसको हम समझेंगे। हेनरी का नियम क्या है, इसके लिए इसका जो उदाहरण है या हेडिंग लिखेंगे हेनरी का नियम। इसमें उदाहरण CO2 प्लस H2O। CO2 अपने आप में गैस है और H2O द्रव। H2O द्रव है, गैस प्लस द्रव। अब इसको सोडा वाटर अब सोडा वाटर कैसे बनता होगा, इसी से हम हेनरी का नियम को समझेंगे। सोडा वाटर जहाँ बनता है वहाँ जाकर हम जब ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि एक बोतल होता है इस टाइप, और इसके अंदर में जल भरा होता है। इसके अंदर में जल भरा होता है और इसमें एक मशीन लगा होता है। यहाँ पर कांचा लगा रहता है, यहाँ मशीन लगा रहेगा ऐसा, और इधर और बोतल लगा रहेगा
इस टाइप का। अब हम देखते हैं जो बोतल है इसमें कांचा लगा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है H2O। अब इधर से ये हैंडल बना रहता है और इसमें एक मीटर भी लगा रहता है, मीटर। अब इधर से इस जल में हमको गैस को भरना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दाब लगाना पड़ेगा। इधर हैंडल से घुमाया जाता है और इधर दाब के द्वारा CO2 इसके अंदर बोतल के अंदर जाता है। CO2 गैस बोतल के अंदर जाता है। इतना दाब लगाया जाता है कि बोतल के अंदर CO2 चला जाए और पानी में समाहित हो जाए। ये पानी में जितना समाहित होने का रहता है उतना समा जाता है। उसके बाद कुछ कार्बन डाइऑक्साइड इसके ऊपर में वाष्प के रूप में ऊपर में चले आता है। ठीक है। अब इधर से जब दाब लगाया जाता है तो ये बोतल के अंदर पानी में ये समाहित होने लगता है और कुछ CO2 इस कांचा को नीचे से दाब लगाता है। ठीक है। जब ये नीचे से दाब लगाता है तो यहाँ जो कांचा लगा रहता है वो यहाँ ऊपर में आ जाता है। यहाँ जो कांचा लगा रहता है वो ऊपर में आ जाता है। ठीक है। तो हम जितना दाब लगाएंगे उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रसारित हो, यानी कि समाहित होते जाएगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो अंश होता है, हम इसके पहले मोल फ्रैक्शन, जिसको मोल अंश कहते हैं, मोल प्रभाज, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अंश होता है, ये जो दाब है, ये दाब के बराबर होता है, दाब के समानुपाती होता है, दाब के समानुपाती होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोल अंश होता है वो किसके समानुपाती होता है, दाब के समानुपाती। यानी जितना ज्यादा हम दाब लगाएंगे उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुलेगा, उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुलेगा। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो मोल अंश होता है वो किसके समानुपाती होता है, दाब के समानुपाती होता है। यही है हेनरी का नियम। ठीक है, हेनरी का नियम। और जब हम ये जो सोडा वाटर होता है, ये कांचा को जब निकाल के गिलास में अगर हम भरें इसको, तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे इसको हम खोलेंगे उसके ऊपर फेंकेगा झाग। वो कौन सा गैस रहता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब हम इसको गिलास में निकालेंगे और इसको थोड़ा देर रख देंगे तो ये उड़ जाएगा और जो बचेगा मात्र मीठा पानी ही बचेगा। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम जितना दाब लगाएंगे उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें समाहित होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का मोल अंश इसके बराबर समानुपाती होगा, दाब के समानुपाती होगा। तो इसका हेनरी का जो नियम है ये सन 1803 में गैसों का द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव का मात्रात्मक अध्ययन हेनरी के द्वारा किया गया। इसके द्वारा किया गया, हेनरी के द्वारा किया गया, जिसे हेनरी के नियम के रूप में जाना जाता है। अब इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आंशिक दाब, स्थिर ताप पर गैस का जो आंशिक दाब होता है, दाब को हम किससे दर्शाएंगे, P से। तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आंशिक दाब P इस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती
होता है, गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आंशिक दाब P, गैस का आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। इस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। या फिर इसका नियम दूसरे प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, स्थिर ताप पर किसी द्रव के निश्चित आयतन में गैस की विलेयता द्रव पर गैस के लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। स्थिर ताप पर किसी द्रव के निश्चित आयतन में, इसको भी लिख सकते हैं, स्थिर ताप पर किसी द्रव के निश्चित आयतन में, किसी द्रव के निश्चित आयतन में, किसी द्रव के निश्चित आयतन में गैस की विलेयता द्रव पर गैस के लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। निश्चित आयतन में गैस की विलेयता द्रव पर, यहां पर लिखेंगे गैस की विलेयता, द्रव पर गैस के लगाए गए दाब के, द्रव पर गैस के लगाए गए दाब के समानुपाती होती है, दाब के समानुपाती होती है, लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। या फिर स्थिर ताप पर किसी द्रव विलायक के घुले हुए गैस का द्रव्यमान उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। ये हो गया आपका हेनरी का नियम। अब इसका गणितीय रूप देखते हैं। गणितीय रूप में माना कि द्रव के इकाई आयतन में, यहाँ पर माना कि द्रव के इकाई आयतन में गैस की मात्रा m ग्राम है, गैस की मात्रा m ग्राम है। कितना मानेंगे? माना कि द्रव के इकाई आयतन में गैस की मात्रा m ग्राम है तथा विलयन के साथ साम्य अवस्था में गैस का दाब तथा
विलयन के साथ साम्य अवस्था में गैस की विलयन के साथ साम्य अवस्था में क्या लिखेंगे, गैस का दाब साम्य, यहाँ पर गैस का दाब P है तो M समानुपाती P, क्या हो जाएगा, M समानुपाती P। अब यहाँ पर M क्या है, द्रव्यमान है, और P क्या है, आंशिक दाब है। ठीक है, तो ये जो समानुपाती का चिन्ह को हटाएंगे, M इसके जगह में बराबर करेंगे, तो स्थिरांक यानी कि नियतांक आ जाएगा KHP। ये KH हेनरी का स्थिरांक या नियतांक है। ठीक है, अब इसको हम मोल फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी मोल प्रभाज के रूप में लिख सकते हैं। मोल प्रभाज के रूप में लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं मोल प्रभाज के रूप में, मोल प्रभाज के रूप में। तो PA समानुपाती क्या हो जाएगा, XA, PA समानुपाती XA हो जाएगा। XA क्या है, मोल प्रभाज। अब PA बराबर, फिर करेंगे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, तो PA बराबर KHXA हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हेनरी के नियम का गणितीय रूप। अब यहाँ पर जो M क्या है, P क्या है, KH क्या है, उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जहां M बराबर क्या है, M क्या है, घुली हुई गैस का द्रव्यमान। जहां M घुली हुई गैस का द्रव्यमान, यहाँ पर P क्या है, P बराबर गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब। और आपका KH हेनरी का नियतांक, या फिर इसको स्थिरांक भी बोल सकते हैं, स्थिरांक, पुस्तक में स्थिरांक भी लिख देते हैं। और PA, ये जो PA है, ये भी गैस का आंशिक दाब ही होगा, गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब। उसके बाद कौन सा बचा है, XA है गैस का मोल प्रभाज, गैस का मोल प्रभाज। तो इस प्रकार से हेनरी के नियम का गणितीय रूप हो गया। अब हेनरी के नियम का अनुप्रयोग पढ़ें। हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, इसमें पहला नंबर जो आएगा, कार्बोनीकृत पेय पदार्थों के उत्पादन में। पहला नंबर कार्बोनीकृत पेय पदार्थों के उत्पादन में, कार्बोनीकृत पेय पदार्थों के उत्पादन में। इसमें कार्बोनीकृत पेय पदार्थों के उत्पादन में, इसमें जैसे मृदु पेय, सोडा वाटर जैसे कार्बोनीकृत पेय पदार्थ जो होता है, तो इसको बनाते समय CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए उच्च दाब का हम उपयोग करते हैं।
ठीक है। मृदु पेय सोडा वाटर जब हम बनाते हैं तो CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए उच्च दाब का उपयोग किया जाता है। ये बहुत सरल है। फिर दूसरा नंबर जो होता है रक्त में घुली गैसों के विनिमय के लिए। दूसरा नंबर रक्त में घुली गैसों के विनिमय के लिए। रक्त में घुली गैसों के विनिमय के लिए, जैसे जब हम श्वास के द्वारा जो अंदर में जो वायु से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब उच्च होता है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब उच्च होता है, और जब ये फेफड़ों में पहुंचकर हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त होकर ये क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये टिश्यू में ऑक्सीजन का आंशिक दाब तुलनात्मक रूप से बहुत कम होता है। टिश्यू यानी ऊतक में ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब होता है ये तुलनात्मक रूप से बहुत कम होता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन छोड़कर हमारी कोशिका को सक्रिय कर देता है, ठीक है। ये जो होता है दूसरा नंबर रक्त में घुली गैसों के विनिमय के लिए होता है। अब फिर तीसरा नंबर है, जो तीसरा नंबर पॉइंट, ये गहरे समुद्र में गोताखोरों के लिए। तीसरा नंबर गहरे समुद्र में गोताखोरों के लिए। गहरे समुद्र में गोताखोरों के लिए। गोताखोर इसको कहते हैं ऐसे शख्स जो समुद्र के अंदर में जाते हैं, वो क्या कहते हैं, गोताखोर। ये समुद्र के अंदर में जब जाते हैं तो अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं। सिलेंडर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस भरा रहता है। सिलेंडर में कौन सा गैस भरा रहता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस भरा रहता है। ये हो गया आपका समुद्र का तल, ठीक है। यहाँ पर जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब होता है, वायुमंडल का दाब होता है। जब गोताखोर समुद्र के अंदर जाता है तो उस पर पानी का भी, वायुमंडल दाब के साथ साथ पानी का भी दाब बढ़ने लगता है। पानी का भी दाब यानी कि बढ़ते जाता है कि जितना अंदर नीचे समुद्र के अंदर जाते जाएगा वैसे पानी का दाब भी बढ़ते जाता है। इसके ऊपर पानी का दाब भी बढ़ता है, वायुमंडल दाब के साथ साथ पानी का दाब भी। जब ये समुद्र के नीचे जब जाता है, ठीक है, तो जो हम गोताखोर का जो शरीर का जो खून होता है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों गैस भी खून में, ये जो दाब के कारण खून में प्रवेश करता है। वो जितना अंदर नीचे जाते जाएगा उतनी ज़्यादा दाब बढ़ेगा, पानी का दाब, उतनी ज़्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस भी गोताखोर के खून में प्रवेश करते जाएगा, ठीक है। कुछ समय पश्चात जब गोताखोर इस समुद्र की गहराई से जब ऊपर बाहर निकलता है तो दाब में क्या होता है, कमी होते जाता है, दाब में कमी होता है। और जब ये दाब में जब कमी होता है तो नाइट्रोजन गैस बुलबुले के रूप में जो हमारे खून में, गोताखोर के खून में जो समाहित रहता है वो बुलबुले के रूप में
शरीर से बाहर यानी फेफड़े से वास्तव में निकलना चाहिए, लेकिन बहुत कम मात्रा में उससे निकलता है। ये गोताखोर के शरीर में यानी कि खून से बाहर बुलबुले के रूप में निकलने लगता है और उसका शरीर में बहुत पीड़ा होता है। गोताखोर के शरीर में बहुत पीड़ा होता है। उस पीड़ा को बोलते हैं बेंड या केशन रोग। क्या बोलते हैं इसको? बेंड या केशन रोग। इस बेंड या केशन रोग से गोताखोर का मृत्यु भी हो सकता है। गोताखोर का मृत्यु भी हो सकता है। तो बेंड या केशन रोग के बचाव के लिए नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसके साथ साथ और एक हीलियम गैस सिलेंडर में भर दिया जाता है। ठीक है, तो सिलेंडर में नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हीलियम गैस। इसमें हीलियम का जो मात्रा होता है 11.7%, ठीक है, और नाइट्रोजन का जो मात्रा होता है 56.2%, 56.2%, और ऑक्सीजन का जो मात्रा होता है वो 32.9% होता है। अब तीनों को सिलेंडर में भर दिया जाता है किससे बचाव करने के लिए? बेंड या केशन रोग से बचाव के लिए। उस गोताखोर को इस रोग से बचाव करने के लिए उसके साथ साथ कौन सा गैस भर दिया जाता है? हीलियम गैस। तब जाके गोताखोर सुरक्षित रूप से गोताखोर करता है और बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से ये जो गहरे समुद्र में गोताखोरों के लिए जो हेनरी का नियम लागू होता है। अब फिर अगला नंबर क्या है? बहुत ऊंचाई पर। चौथा नंबर बहुत ऊंचाई। इसका मतलब पर्वतारोहियों के लिए, यानी जो पर्वत के ऊपर में रहता है या जो पर्वतारोही जो चढ़ता है, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते जाते हैं वायुमंडल दाब कम होते जाता है। क्या कम होते जाता है? वायुमंडल दाब कम होते जाता है। तो हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन कमी होने लगता है। ठीक है, और वायुमंडल दाब कम होगा तो ऑक्सीजन भी खून में कम मात्रा में प्रवेश करता है। उससे क्या होता है? चक्कर आने लगता है, बेचैनी होने लगता है, थकावट होने लगता है। उससे सोचने समझने की शक्ति में कमी होता है। तो जो सोचने समझने की शक्ति यानी कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होते जाएगा तो मस्तिष्क में भी ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगा और सोचने की शक्ति कमजोर होने लगता है। जैसे पर्वत में रहने वाले चाहे पर्वतारोही होते हैं, यानी बहुत ऊंचाई ऊपर की ओर जाने वाले, यानी ऊंचा स्थान में जाते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायुमंडल दाब कम होते जाता है और हमारे खून में ऑक्सीजन की कमी होते जाता है और उससे बेचैनी होता है, थकावट होता है और सोचने समझने की शक्ति कमजोर होने लगता है। उस बीमारी को क्या कहते हैं? एनाक्सिया। क्या कहते हैं उसको? एनाक्सिया कहते हैं। एनाक्सिया। तो ये हेनरी का नियम का जहां जहां प्रयोग किया जाता है उसी को हम अनुप्रयोग कहते हैं। तो ये पहला नंबर कार्बनिक पेय पदार्थों के उत्पादन में, रक्त में घुली गैसों की विनिमय के लिए, और तीसरा नंबर हो गया गहरे समुद्र में गोताखोरों के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गहरे समुद्र में गोताखोरों के लिए। अब इस रिवर्स कर करके वीडियो को देखना और नोट्स बनाते जाना। और चौथा नंबर होता है बहुत ऊंचाई यानी पर्वतारोहियों के। यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, हेनरी का नियम का प्रयोग किया जाता है। तो गोताखोरों के लिए कौन सा बीमारी होता है? बेंड या केशन रोग कहते हैं। और पर्वतारोहियों के लिए एनाक्सिया बीमारी होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन शरीर में खून में कमी होने लगता है। तो इस प्रकार से आज का जो द्रव्य विलयन से लेकर हेनरी का नियम और गणितीय रूप और हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, आज देखिए आप लोग जब भी वीडियो देखेंगे कॉपी और पेन पकड़ के नोट्स बनाते जाएं। तो आज का मैं वीडियो लेक्चर को मैं
यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू।